नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 15वां अध्याय। इससे पहले का अध्याय मैंने 13 कहा था, पर वो था 14वां अध्याय। आज सुनिए 15वां अध्याय। बकुल कथा के अन्य अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, जिसका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके अलावा अन्य लेखक लेखिकाओं के उपन्यास और कहानियों का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बकुल कथा का 15वां अध्याय। अंत में वह अघटित घटा था। बकुल ने सनत काका के साथ बोलपुर के लिए कदम बढ़ाया था। जीवन का पहला विस्मय, कैसा अनूठा स्वाद, कैसा रोमांच। आकाश में कितना प्रकाश है, हवा में कितने गीत हैं, जगत में कितना आनंद है। बकुल ने यह जाना ही कब था, किंतु उस ज्योतिर्मय पुरुष के निकट पहुंची थी बकुल। उनके पैरों पर हाथ रखकर प्रणाम किया था। उनसे यह कह सकी थी कि मेरा जीवन धन्य हुआ। पागल पागल है। बहुतों की भीड़ में वह बहुत पीछे बैठी थी। वह औरों से जो कह रहे थे वही सुना था, या की बात सुनी भी नहीं। वह केवल एक रूपमय, शब्दमय, आलोकमय जगत के द्वार पर खड़ी थी, सारी चेतना खोकर। पौष मेला देखने के लिए सनत चाचा मैदान में ले गए थे। मजबूर होकर ही उनके साथ साथ जाना पड़ा था बकुल को, लेकिन बकुल को लगा था यह घूमना कितना अर्थहीन है। मिट्टी की सुराई, काठ की परात, रंगीन सूप, माटी पत्थर के बर्तन, लोहे की कढ़ाई, कलछुल और कटघोड़वा देखने का क्या लाभ है। हाँ, यही नहीं, मेले के और भी आकर्षण थे। लोग तो मेले में ही रह रहे थे और उनकी शक्ल देखकर यह नहीं लगता था कि वे कोई अर्थहीन काम कर रहे हैं। बकुल को ही केवल यह लग रहा था, अनंत काल उस देव मंदिर के द्वार पर ही बैठे रहने में क्या नुकसान है। जीवन में फिर कभी क्या यह सौभाग्य मिलेगा? और मिला भी नहीं। उसके बाद कितने कितने दिन बीते। उसके बाद तो देवता विदा ही हो गए। सनत चाचा ने आकर कहा था, सौभाग्य से ही उस दिन बाप के बिगड़ने के डर से रुकी नहीं रह गई, जभी तो। परंतु बकुल के संसार में बकुल के सनत काका का परिचय क्या है? मासिक पत्रिका के संपादक, प्रेस के मालिक, पुस्तक प्रकाशक। असल में परिचय के सूत्र तो यही सब थे, लेकिन एक टिकट और था, जिसके बल पर सनत चाचा को इस घर में प्रवेश अधिकार था। वह था प्रबोध चंद्र के बड़े दूर के नाते में ममेरे भाई थे, वरना केवल संपादक या प्रकाशक होने से उन्हें चौखट के पार पांव रखने कौन देता, और यह बात ही कौन निगल लेता कि आपकी बेटी तो एक रतन है। रतन प्रबोधा, इसे आपने घर में कैद कर रखा है। कॉलेज वॉलेज में भेजा होता तो। लेकिन क्या केवल नाता ही, चरित्र नहीं, जिसके बल पर कोई स्त्री गले से कह सकता है मेरे साथ जाएगी, तो इतनी चिंता की क्या बात है। शायद काफी वक्त गुजर गया था। शंपा के हठात प्रश्न करने पर दूसरी दुनिया से चिटक कर फिर लौट आई अनामिका देवी। शंपा ने पूछा, अपने सनातनी पिता की बेटी होते हुए भी चीर कुमारी कैसे रह गई? यह तो कहो बुआ, तुम्हारे बूढ़े पिता के जो जो किस्से सुनती हूँ, हताश प्रेम व्रेम तो नहीं? तुझे बड़ी हिमाकत हो गई है शंपा। आह, वह तो अच्छा ही है ना बुआ। अपनी घटना वगैरह बताओ, बताओ ना। मुझे देखकर तुझे यही लगता है कि तेरी तरह रोज घटना घटाया करती थी? लगता तो जरूर नहीं है, पर चीर कुमारी रहने का कारण तो जानना जरूरी है। तो चुप भी होगी, इतनी बड़ी होकर पिटेगी। वाचाल शंपा को डांट कर चुप किया उन्होंने, परंतु उसके सवाल के धक्के को उसी समय रोक नहीं पाई और एक दिन जैसे सोचने लगी उनके जीवन की यह अविश्वसनीय घटना, अपने मन माफिक रह जाना। यह और कुछ नहीं, उनके भाग्य देवता की अपार करुणा का फल है। उस करुणा के स्पर्श का उन्होंने आजीवन बार बार अनुभव किया है। फिर भी यही शायद सबसे बड़ी है, जिसके लिए भाग्य के प्रति उनकी कृतज्ञता का अंत नहीं। हताश प्रेम। पागल। आज के दृष्टिकोण से उस प्रथम प्रेम को कौतुक से देखते हुए उसका मूल्यांकन करके अवज्ञा नहीं करती। वह केवल उस समय के परिप्रेक्ष्य में ताककर कह रही है, पागल है। हताश प्रेम से जो कातर होती है वह क्या अनामिका देवी है? वह तो बकुल है।
उसी बकुल के बारे में वैसी एक विचित्र बात सोचना संभव था। बकुल के बाप भाई अगर योग्य पात्र जुटाकर उस तरुणी कन्या को ब्याह के पीढ़े पर बिठा देते तो वह लड़की क्यों आज की फिल्मी नायिका की तरह पीढ़े पर से छिटक कर, रुमाल से माथे पर की चंदन सजावट को पहुंचकर, फूल की माला को गले से खींचकर तोड़ती हुई ब्याह की चहल पहल वाले घर से रास्ते पर दौड़ पड़ती। असंभव है यह, असंभव है यह कह सकती, या कि अभिभावकों के मुंह पर यह कह सकती थी कि आप लोग कोशिश ना करें, करेंगे तो वह जिम्मेदारी आपकी होगी। नहीं, वह यह सब कुछ भी नहीं कह सकती। उस जमाने में यह कोई नहीं कह सकता था। बकुल आदि देवदास पढ़कर पड़ी हुई। अभिभावक यदि ब्याह करते तो वह दूल्हा हाथी पोल का जमींदार ही हो या मच्छर पोल का स्कूल मास्टर, उससे गांठ जोड़कर ठीक उसके पीछे पीछे जाकर दूध अलता के पत्थर पर खड़ी हो जाती। उसके बाद जीवन भर उसी जीवन की पागुर करती रहती और कभी किसी एक अनमनी घड़ी में शायद एक उदास सा निश्वास फेंकती। पारुल के जीवन में प्रथम प्रेम व्रेम कुछ नहीं, फिर भी उसका जीवन उस पागुर करने के सिवाय क्या है। पारुल ने भी एक निश्वास बहुत फेंका है, जो प्रेम जीवन में कभी आया ही नहीं, उसी के विरह में पारुल ने निश्वास फेंका है। शायद अभी भी गंगा के किनारे वाले अपने बरामदे पर डूबते हुए सूरज की ओर ताकते हुए जो निश्वास पारुल फेंकती है, वह अपने बेटों के प्रति अभिमान से नहीं, उसे नहीं पाने की गहरी शून्यता से ही फेंकती है। अनामिका देवी हठात एक बात सोच बैठी। निर्मल ने यदि सजली दी को प्यार किया होता, पारुल नाम की उस प्रखरा लड़की ने हालांकि मेरुदंडहीन उस भीरू लड़के को नकार दिया था, फिर भी अनामिका देवी को इतने दिनों के बाद यह बात याद आई। बकुल के बारे में निर्बल से एक प्रत्याशा थी, शायद इसलिए पारुल ने उस लड़के को इतना धिक्कार दिया था। यदि वैसी कोई प्रत्याशा नहीं रही होती, यदि वह लड़का उसके परिपूर्ण जीवन के बीच बैठकर भी पारुल की और दीन दृष्टि से ताकता रहता, पारुल शायद संपूर्णता पाती। उस संचय को पारुल परम मूल्य देती। सजली दी अभी भी प्रेम व्रेम खूब समझती है। मन ही मन बोली, अनामिका देवी वह मेरी तरह ऐसी नीरस नहीं हो गई है। लगातार दुनिया भर के काल्पनिक लोगों के प्रेम प्यार की बातें लिखते लिखते मेरी अपनी अनुभूतियां भोतरी हो गई है। नहीं तो उस दिन महाजाति सदन में, उस फंक्शन के दिन कैसे सहसा सहसा कैसी स्तब्ध हो गई। वह भोतरी अनुभूति भी क्या एकाएक पैनी होकर झंझना उठी, वह उसी के झटके से स्तब्ध हो गई। निर्मल, सुनिर्मल नामक अच्छी नौकरी वाले उस लड़के में भी सब कुछ पाने के बावजूद मजली दी जैसी ही नहीं पाने की एक शून्यता थी। इसलिए निर्मल ने कहा था, इतनी तो कहानियां लिखती हो, हम लोगों की लिखो ना। उस समय निर्मल मोतिहारी में नहीं था, बदली होकर कहीं और चला गया था, जहां बंगला पत्रिका दुर्लभ थी। फिर भी खोज खाज कर पढ़ता था और छुट्टी में घर आने पर उसी नितांत छोटी उम्र के समान ही कोशिश करके बहाना ढूंढकर अनामिका देवी से भेंट कर जाया करता था। उस समय भी उपलक्ष्य ढूंढने की चेष्टा तो करनी ही पड़ती थी। दुनिया में इतने लोगों के रहते एक आदमी से मिलने के लिए छटपटा रहा है, यह पकड़ में आ जाना बेहद शर्म की बात जो है। उम्र कितनी भी क्यों ना हो उनकी, पकड़े जाने पर ही मारे गए और पकड़ाई तो पड़ना ही है। वह छटपटाहट ऐसी चीज है कि संसार के अनुभवी लोगों की बात तो अलग, बच्चों की नज़र में आने में भी देर नहीं लगती, और बच्चे भी विशेष दृष्टि से जो विशेष है ताड़ लेते हैं और कौतूहल से ताक कर देखते हैं। लिहाजा अपने जाने कै साल के बच्चे से भी डरते हुए कोशिश करके कोई कारण ढूंढ निकाला करता निर्मल। ऐसे ही एक झूठ उपलक्ष्य की घड़ी में गहरी दृष्टि डालकर निर्मल ने कहा, इतनी कहानियां लिखती हो तो हमारी भी लिखो ना। बकुल तो उस समय अनामिका की केंचुल में कैद थी। उस केंचुल को उतार फेंक कर बकुल के रूप में खिल पड़ने का उपाय कहाँ था। उसे तो अब सदा सदा के लिए इस केचुल के बोझ को ढोते ही फिरना होगा। यह केचुल चीज ही बड़ी भयंकर है। पहले ऐसा लगता है कि शायद मैंने अपने आप ही उसे पर डाल दिया है, अब जी चाहे उतार दूंगी, मगर ऐसा होता नहीं। धीरे धीरे वह नाग पाश में जकड़ लेती है, छुटकारा नहीं मिलता। लाचार अनामिका देवी को अनामिका देवी होकर ही रहना पड़ेगा। अब कभी भी बकुल हो सकना संभव नहीं, और कुछ और भी होने की इच्छा करने से वह नहीं हो सकेगा। सो निर्मल की उस बच्चे जैसी बात पर बकुल को हंसकर कहना पड़ा था, हम लोगों की कहानी, वह फिर क्या चीज है।
निर्मल की उस बच्ची जैसी लेकिन गहरी दृष्टि में चोट खाने की पीड़ा फूट उठी थी। उस आहत गले से बोल उठा, अब शायद वह चीज़ तुम्हारे लिए निहायत नाचीज हो गई है, तुम बड़ी जो हो गई हो, पर मेरे लिए तो वह मूल्यवान है, तुच्छ नहीं हुई। मन को चंचल नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह बचपना है, वह उस केचुल के योग्य नहीं। लिहाजा अचंचल कौतुक से कहना पड़ा, बाप रे, उस तमादी हुए दस्तावेज के अभी भी आयरन चेस्ट में रखे हुए हो, खूब तो अध्यवसाय है। अपने प्रकृतिगन आवेश से निर्मल ने कहा था, तुम्हारे लिए शायद तमादी हो गया है बकुल, मेरे लिए नहीं हुआ। अच्छा, फिर तो तुमने सोच में डाल दिया। और अनामिका देवी हंस पड़ी और सोचा था, सोचती हूँ मेरी अनुभूतियों की धार घिसकर भूतरी हो गई है, लेकिन सच ही क्या, यदि ऐसी ही बात है तो उसे देखने पर भीतर से क्या उमंग उमड़ आती है। उसे जो कई दिनों की छुट्टी रहती है, उस बीच मुझे क्यों लगता है कि सारा आकाश बतास आनंद में तैर रहा है। उसकी छुट्टी खत्म होने पर क्यों ऐसा लगता है, अरे 1 महीना हो गया, और क्यों यह लगता है कि दिन कैसे तो एक रंगे हो गए। तुम्हें सोच में डाल दिया, आग्रह भरे गले और कौतुक सने स्वर में निर्मल ने कहा, यह भी आशाजनक है। तो उस सोच को रूप दे डालो ना, लिखो ना हम लोगों की कहानी, मनगढ़ंत कहानियां तो कितनी लिखती हो। उस आवेग की ओर ताककर अनामिका देवी को ममता हुई। सहसा ही जाने किस धूली स्तर के नीचे से सिर उठाकर एक विश्वासघातक दुष्ट बोल उठा था, चुपचाप बेकार की बातें क्यों करती हो, अपनी ही छाती पर हाथ रखकर कहो ना, तुम खुद ही यह विश्वास करती हो कि वह तमादी हो गया। अनामिका देवी ने मुस्कुराकर कहा, मान लो लिख ही ली एक सही कहानी, परंतु उसके बाद क्या, भूल भाल गए हैं लोग, उन्हें याद दिलाकर बुढ़ापे में रंगे हाथों पकड़ा जाना। उनका द्रवित स्वर सुनाई पड़ा। निर्मल की आंखें खुशी से झलमला उठी थी। उसे क्या अनामिका की उस तरलता के बुलबुले में बकुल की परछाई दिखाई पड़ी थी। गजब है, निर्मल की आंखों की यह झलमलाहट कभी भी मलान नहीं हुई। शायद यह दीप्ति और ही किसी प्रकाश की है। निर्मल ने संभवतः अपने जीवन के सारे बहिरंग समारोह की ओट में किसी अंतरंग कोने में अकंप दीप शिखा जलाकर उसे विश्वस्ता के डिब्बे में भर रखा था। यह दीप्ति उसी शिखा की है। वही दीप्ति लिए निर्मल ने कहा था, पकड़े जाने का मतलब, फिर इतनी बड़ी लेखिका किस बात की। इस चतुराई से लिखो कि कोई समझ ही नहीं सकेगा कि यह सच्ची कहानी है, और जाने पहचाने लोग तो समझ लेंगे। ऐसे लिखो कि वे ना समझ सके। अनामिका देवी हंस उठी, तो लिखने का लाभ ही क्या यदि किसी ने जाना ही नहीं। वाह, नहीं ही ताड़ पाया तो क्या, वही तो चाहता हूँ, औरों के लिए नहीं, अपने लिए। कोई नहीं जानेगा सिवा हम दो जनों के। जरा सोचो कैसा मजा है। फिर भी अनामिका देवी कुछ शरारत की हंसी हंसी। कहानी की मूल नायिका तो बड़ी ताई जी को ही बनना पड़ोगा। धत, उस कहानी के लिए कौन गिड़गिड़ा रहा है तुमसे। बिल्कुल हमारी अपनी कहानी लिखो, जो कहानी आज भी रोज बन रही है। लिखूंगी लिखूंगी तो दोनों पड़ले बेहिसाब ऊंचे नीचे दिखेंगे। अनामिका देवी हंसती हुई बोल रही थी। एक और सुंदरी स्त्री, सोने के चांद सा बच्चा, मोटी तनख्वाह की नौकरी, कर्मस्थल में सम्मान। दूसरी ओर एक ऐसी वैसी लेखिका जिसे वर भी नसीब नहीं हुआ, घर भी नसीब नहीं हुआ, समय काटने को कलम घिसती है। निर्मल की झलमलाती आंखों पर मेघ की छाया उतर आई। वह बोला था, सुंदर स्त्री, मोटी तनख्वाह की नौकरी, यह तो बाहर के लोग देखेंगे, तुम लेखिका हो, तुम भी वही देखोगी। वाह, लेखिका भला क्या ना देखेगी। लेखिका वह दैन्य देखेगी जो समारोह की ओट में है। वह देखेगी जगर मगर की उल्टी पीठ की शून्यता। किंतु निर्मल ने जरा मीठा सा हंसकर कहा था, परंतु यह कहानी मैं भी अभी नहीं चाहता। यह कहानी तब लिखना जब मर जाऊं। मैं तो उन दो बुद्धू लड़के लड़की की कहानी चाहता हूँ जिन्होंने आंकी ना छवि रची थी, केवल पटभूमि। अनामिका देवी ने इस पर कहा था, अच्छा लिखूंगी। निर्मल, यह कह दो किस में लिखोगी, कल ही से ही उस पत्रिका का ग्राहक बन जाओ। अरे, तुम खामा का ग्राहक क्यों बनोगे, लेखिका तुम्हें खुद ही भेज देगी। नहीं नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा, बिना इंतजार किए पाई हुई चीज कीमती नहीं रह जाती। इससे हर महीने डाक से खोलते समय हाथ कांपा करेगा। अनामिका देवी चिंतित हो गई थी। अनामिका देवी को लगा था ऐसी ही छोटी छोटी बातों की कुंजी घुमाकर निर्मल नामक लड़का शायद अनामिका देवी के बहुत पहले बंद कर दिए हुए नीचे के पाताल कमरे को खोल डालना चाहता है। इसलिए वह खूब जोर से हंस उठी थी। बाप रे, कहते क्या हो इतना, मजाक कर रही हो तुम। मजाक क्यों करने लगी, यूं ही कह रही हूँ इतना। निर्मल ने उदास हंसी हंसकर कहा था, मजाक अवश्य कर सकती हो तुम, वह अधिकार तुम्हें है, मुझे मुंह ही कहाँ रहा। यह मत कहो निर्मलदा, वकुल व्याकुल होकर बोली थी। यह बात कभी मत कहना, मेरे ख्याल में यही अच्छा हुआ।
यही सोचूं? अनामिका देवी को दीर्घ निश्वास जैसी एक आवाज सुनाई पड़ी थी। उसके बाद फिर वही आवेग भरा स्वर, मैं लेकिन प्रतीक्षा करूंगा, कहा था निर्मल ने। प्रतीक्षा करूंगा? किंतु वह कहानी लिखी भी गई थी कभी? लिखी गई होती तो वह घर गृहस्थी वाला प्रौढ़ आदमी कितने दिनों के बाद फिर एक चिट्ठी क्यों लिख बैठता? कहाँ, वह कहानी कहाँ है जिस कहानी को केवल मैं और तुम समझेंगे, दूसरा कोई नहीं?